बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो डिस्कशन है वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर या अकाउंटिंग एक्सपोजर के बारे में है। ये हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन एक्सपोजर इसको कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन एक्सपोजर या अकाउंटिंग एक्सपोजर इसको कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको पिछली क्लास में बताया था कि ट्रांसलेशन के अलावा जो दो हम पढ़ चुके हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है और इकोनॉमिक एक्सपोजर है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, उस रेट में चेंज की वजह से जो ट्रांजैक्शन लेन देन हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान, तो एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी या चेंज की वजह से कभी वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कभी वो वीक हो जाता है। तो उससे जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्सपोजर जो है वो इंपोर्ट प्राइस ज़्यादा पे करने की वजह से, या इन अदर वर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज में के रेट की चेंज की वजह से इंपोर्ट प्राइस के अंदर जो बढ़ोतरी आती है या कमी आती है, उसकी वजह से जो डिमांड पे असर पड़ता है उस कंसर्न मुल्क के या इंपोर्टर के मुल्क के अंदर, तो उसको इकोनॉमिक एक्सपोजर बेसिकली मेजर करता है या इकोनॉमिक एक्सपोजर उसके बारे में बताता है। आज की जो हमारी डिस्कशन है या आज के जो लेक्चर है, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है या ट्रांसलेशन एक्सपोजर किसे कहते हैं। ट्रांसलेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हमने दो चीज़ों को सामने रखना होता है। एक होती है होल्डिंग कंपनी या इसको पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, पेरेंट कंपनी। और दूसरी जो है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है, सब्सिडरी कंपनी। ज़रा इनके बारे में समझ लें ताकि फिर ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर हम थ्रू एग्जांपल करें। यहाँ पर ये जो होल्डिंग कंपनी है या पेरेंट कंपनी है, ये वो कंपनी है जो कि किसी दूसरी कंपनी के अंदर कंट्रोल रखती है। कंट्रोल का मतलब इधर ये है कि किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, उसके शेयर कैपिटल को कंट्रोल करती है, उसका शेयर कैपिटल अपने कंट्रोल में कर लेती है। या इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जब पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसका दूसरी कंपनी के अंदर 50% या 50% से ज़्यादा स्टेक होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर दुनिया में बहुत सी कंपनियाँ हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, IBM है, उसकी सब्सिडरी कंपनी अमेरिकन कंपनी है IBM, पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, सब्सिडरी 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान में रखें कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसके पास एक कंपनी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो होल्ड करती है यानी पेरेंट कंपनी है। तो किसी भी कंपनी को होल्ड करने का मतलब इधर ये हुआ कि वो पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को होल्ड करती है या जिसको अपनी सब्सिडरी बनाती है, उसके अंदर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, यानी उसके शेयर्स ख़रीद लेती है। जब उसके मेजॉरिटी शेयर्स ख़रीद लेती है, मेजॉरिटी से मुराद ये है कि 50% या मोर देन 50% ले लेती है। नॉर्मली मोर देन 50% ले लेती है, 55-60, लेकिन 50% से ज़्यादा होते हैं। तो वो जो कंपनी जिसके कि 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग कंपनी ले लेती है, उसे पेरेंट कंपनी भी कहते हैं या होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। तो यहाँ पर यह बात ध्यान में रखें कि एक होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी पाकिस्तान में भी हो सकती है और उसकी सब्सिडरीज जो हैं वो अमेरिका, यूरोप या फ़र्ज़ करते हैं किसी और मुल्क में, चाइना में भी हो सकती है, या इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में हो सकती है, जिस तरह चाइना है, मलेशिया है, कोरिया है।
इसी तरह अमेरिकन की कंपनी जो है, अमेरिका की जो होल्डिंग कंपनी है या पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरीज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो सकती हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी सब्सिडरीज जर्मनी में हो सकती है, उसकी सब्सिडरी फ्रांस में हो सकती है, उसकी सब्सिडरी चाइना में हो सकती है। तो सब्सिडरी जो होती है वो एक ब्रांच होती है कंपनी की। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लें कि सब्सिडरी और ब्रांच को जिस वक्त हम नॉर्मली उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ब्रांच फुली ओन्ड होती है, यानी 100% ओनरशिप होती है उसमें पेरेंट की। यानी वो ब्रांच जिस तरह हबीब बैंक किसी एरिया में अपनी ब्रांच खोलता है तो 100% ओन बाय द हबीब बैंक शेयर होल्डर्स। लेकिन यहाँ पर जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो सब्सिडरी है उसके अंदर 50% या मोर देन 50%, तो यानी बाज़ जगहों पे लिखा होता है कि सब फुली ओन्ड सब्सिडरी है, तो वो बेसिकली सब्सिडरी एज ए होल देखा जाए तो वो ब्रांच ही होती है उसकी, लेकिन उसको हम सब्सिडरी कहते हैं। बहरहाल ज़्यादातर जगहों पे सब्सिडरी और ब्रांच को एक ही तनाजुर में देखा जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्कशन है हमारी, इस बात को जहन में रखें कि सब्सिडरी जो है वो है जहाँ पर पेरेंट कंपनी का स्टेक होता है, कंट्रोल होता है, और कंट्रोल किस पे होता है? शेयर कैपिटल पे होता है। जब शेयर कैपिटल पे कंट्रोल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी कहते हैं। यानी हम किस तरीके से कह सकते हैं कि पेरेंट कंपनी ने दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बना ली है, तो पेरेंट कंपनी जब दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बनाती है तो उसके शेयर्स ले लेती है, मार्केट से उठा लेती है। उसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, कुछ हॉस्टाइल टेक ओवर होता है जो मार्केट फोर्सेस के थ्रू लिया जाता है, लेकिन उस डिस्कशन में मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी जो है वो मोर देन वन कंपनीज को होल्ड कर सकती है जो उसकी सब्सिडरीज कहलाती हैं। या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि 50% या मोर देन 50% स्टेक जब एक होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी का दूसरी कंपनी में होता है या उसके शेयर ले लेती है, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी उसके शेयर ले लेती है 50% या मोर देन 50%, उसको सब्सिडरी कहते हैं। अब सब्सिडरी कंपनी जो है, सब्सिडरी कंपनी जो कि मतलब पेरेंट ओन करती है, यानी होल्डिंग उसका ओनरशिप उसकी पेरेंट के पास होती है, उसका कंट्रोल पेरेंट के पास होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करते हैं कि एक कंपनी, कोई भी पाकिस्तान की ABC कंपनी है, पेरेंट कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है, तो उसकी कोई सब्सिडरी या ब्रांच जो है वो मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करते हैं वो अमेरिका में काम कर रही है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं, उसको समझने के लिए हम कहते हैं। कोई भी पाकिस्तानी ABC कंपनी है, इधर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इसको समझाने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर समझ आ गई होगी कि होल्डिंग कंपनी क्या है, पेरेंट कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी क्या है। तो एक एग्जांपल और है जो जिसमें हम ये ट्रांसलेशन एक्सपोजर देखना चाहेंगे कि ये किस तरह होता है। यहाँ पर ये पॉइंट जो है, फ़र्ज़ करते हैं कि पाकिस्तानी कोई कंपनी है ABC, फ़र्ज़ करें लिमिटेड कंपनी है, इसके एसेट्स जो हैं यानी एक्सपोज एसेट्स जो हैं इसके, ABC लिमिटेड कंपनी एक पेरेंट कंपनी है, इसके जो एक्सपोज एसेट्स हैं एक्सपोज एसेट्स इसकी सब्सिडरी कंपनी के, ABC कंपनी एक्सपोज एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और
$200 मिलियन। जबकि इसकी सब्सिडरी के इट्स एक्सपोज जो लाइबिलिटीज़ हैं सब्सिडरी की, वो कितनी है, वो हम फर्ज करते हैं $100 मिलियन है। जबकि एक्सचेंज रेट जो है चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है फ्रॉम $0.020 पर रुपी टू $0.021 रुपी पर रुपी। मैं ये दोबारा समझाऊंगा आपको, देखें। ये एक ABC कंपनी है, ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी है या पेरेंट कंपनी है? होल्डिंग या पेरेंट कंपनी है। फर्ज करते हैं ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। जबकि XYZ कंपनी जो है ये सब्सिडरी कंपनी है पाकिस्तानी ABC कंपनी की, जो कि US में है, सब्सिडरी कंपनी है। ये किधर है? ये US में है। इस सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं? $200 मिलियन हैं, $200 मिलियन हैं। और जो लाइबिलिटीज़ हैं टोटल सब्सिडरी की, जो लाइबिलिटीज़ हैं सब्सिडरी की, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं? $100 मिलियन। जबकि एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट में डॉलर जो है वो वीक हो गया है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में। फ़र्ज़ करते हैं किस तरह कि 1 रुपी अर्लियर जो था उसमें कितने डॉलर थे? 1 रुपये के अंदर फ़र्ज़ करते हैं पहले $0.020 थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि 1 रुपी जो है अब कितना हो गया है? $0.021 हो गया है, यानी डॉलर वीक हो गया है। यानी पहले क्या था? पहले $0.020 चाहिए थे 1 रुपये लेने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, यानी $0.020 चाहिए थे 1 रुपया कन्वर्जन के लिए, हासिल करने के लिए। लेकिन अब कितने डॉलर चाहिए? अब $0.021 चाहिए 1 रुपया लेने के लिए। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि रुपया स्ट्रांग हो गया है, जबकि डॉलर जो है वो क्या हो गया? वीक हो गया है। या हम कह सकते हैं कि रुपया इज़ बीइंग सोल्ड ऑन प्रीमियम वाइल डॉलर इज़ बीइंग सोल्ड ऑन डिस्काउंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर इज़ बिकमिंग वीकर। या जो पिछली हमारी डिस्कशन हुई थी आसान लफ्ज़ों में कि डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो गया है और रुपया इधर क्या हो गया है? अप्रिशिएट हो गया है। अब इसका क्या असर पड़ेगा? इसको दोबारा सुने। ABC लिमिटेड कंपनी, जो कि पाकिस्तानी होल्डिंग कंपनी है या पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी या ब्रांच जो है वो किधर है? अमेरिका में है। उस सब्सिडरी के जो एसेट्स हैं, एक्सपोज एसेट्स हैं, वो कितने हैं कि $200 मिलियन के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स पर प्लस लॉन्ग टर्म एसेट्स।
और उसकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, फ़र्ज़ करते हैं करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, वो कितनी है? $100 मिलियन हैं। तो हम ये कहते हैं कि 200 मिलियन डॉलर के एसेट्स हैं XYZ सब्सिडरी जो कि अमेरिका में काम कर रही है, पाकिस्तान की पेरेंट कंपनी जो कि ABC है, और इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो $100 मिलियन हैं सब्सिडरी की, जो पाकिस्तानी सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है, या पाकिस्तानी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है, या पाकिस्तानी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है अमेरिका के अंदर, उसकी $100 मिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहले एक्सचेंज रेट क्या था? पहले एक्सचेंज रेट क्या था? $1 बराबर कितने के था? $0.20 के, यानी $0.20 दे के $1 लिया जा सकता था। अब क्या हुआ है कि $0.01 दे के $1 लिया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि डॉलर अब ज़्यादा देने पड़ रहे हैं $1 लेने के लिए। तो इसका क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर? ये जो इसका नेट है, तो नेट क्या है? नेट यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ रहा है कि 200 मिलियन डॉलर के एसेट्स हैं और $100 मिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं। तो नेट कितना हो गया? 200 मिलियन डॉलर एसेट्स माइनस $100 मिलियन लाइबिलिटीज इज इक्वल टू $100 मिलियन नेट एसेट्स। तो ये मैं अंदर लिख के बताता हूँ और फिर इसको हम लॉस या गेन निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर देख लें, इधर ऊपर लिख लेते हैं, ये ज़रा पॉइंट नोट करें, नेट एसेट्स निकालते हैं। तो नेट एसेट्स कितने आ जाएंगे? $200 मिलियन के टोटल एसेट्स हैं, ये टोटल एसेट्स हैं, और $100 मिलियन की ये टोटल लाइबिलिटीज हैं, टोटल लाइबिलिटीज हैं। तो नेट एसेट्स कितने आ गए? नेट एसेट्स बराबर है कितने? $100 मिलियन। अब क्या करना है? ये डॉलर में सब्सिडी चूंकि बता रही है, तो लॉस कितना हुआ है इधर लिखते हैं, लॉस और गेन ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। तो ये पहले मैंने आपको बताया कि पहले $1.020 दे के $1 लिया जाता था, अब $0.021 दे के $1 लिया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं कि पहले क्या सूरत हाल बनती थी और अब क्या सूरत हाल बनती है। तो ये देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे $100 मिलियन, यहाँ पर पहले यूँ लिख दें, लिखें प्री डिवैल्यूएशन वैल्यू और रेट। ये क्या था? अब ज़रा गौर करें, पहले क्या था? यानी $100 मिलियन नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय $100 मिलियन नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट जो है पुराना कितना है? $0.020। तो 100 डिवाइडेड बाय 0.020, तो ये कितना आता है? $5,000 मिलियन। यानी इसका मतलब इधर ये हुआ, इन अदर वर्ड्स यूँ कह लें, डॉलर नहीं, ये मिलियन रुपीस, 5,000 मिलियन रुपीस। इसको देख लें। अब क्या हुआ है?
प्री डिवैल्यूएशन कितनी हुई थी? पहले 0.021 हो गई है, यानी इसका मतलब है कि पहले $0.020 का 1 रुपया था, अब $0.021 का 1 रुपया है। तो $100 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.020 ओल्ड रेट, तो कितने पैसे हुए? यानी हम जब $100 मिलियन को पुराने एक्सचेंज रेट पे रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 5000 मिलियन रुपीस बनते हैं। यानी 5000 मिलियन रुपीस बराबर कितने के हैं? 5 अरब रुपए के। कितने के बराबर है? 5 बिलियन रुपीस के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसका करते हैं, तो वो क्या सूरत हाल आती है? अब क्या हमने करना है, ये दो रेट लिखे रहे, 1 रुपी इज इक्वल टू दिस। अब पोस्ट डिवैल्यूएशन वैल्यू और रेट तो कितना है? $100 मिलियन जो नेट एसेट्स हैं डिवाइडेड बाय हमारे पास जो नया रेट आया है एक्सचेंज रेट 0.021, तो ये कितना बनता है? 100 डिवाइडेड बाय 0.021, तो ये बनता है 4761, या इसको $62 मिलियन कर लें। क्या कर दें? मिलियन डॉलर कर दें। तो अब क्या करना है, अब इसको किस तरीके से करना है? अब इसका आप देख लें कि पहले कितने पैसे हमें मिल सकते थे। पहले 5000 मिलियन डॉलर मिल सकते थे, यानी तकरीबन 5 अरब रुपए। लेकिन अब कितने मिल सकते हैं? तो 5000 मिलियन रुपीस माइनस, इसको इस तरह लिख दें, मिलियन रुपीस माइनस, ये डॉलर में नहीं है, सॉरी, ये रुपीस में है, ये रुपीस है, रुपीस 4762 मिलियन, तो 4762 मिलियन रुपीस। तो इससे क्या आएगा? -5000 कर दें, तो ये आता है कितना? ऑलमोस्ट 238 मिलियन रुपीस का लॉस हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन। अब इस पॉइंट को समझिए, ये जो बात बताई जा रही है, ये बनता है 5000, सॉरी एक मिनट, 5000 माइनस 4762, 238 मिलियन रुपीस। यानी ये क्या कहता है, इसके बारे में क्या हम ले सकते हैं आइडिया? सिर्फ इस पॉइंट को समझें कि ये जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं बैलेंस शीट आइटम की कर रहे हैं। ये बात याद रखें कि सब्सिडरी की बैलेंस शीट आइटम में जो डॉलर में वैल्यू बताई गई है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, उसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तानी रुपीज़ में क्या सूरत हाल बनती है एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की क्या सूरत हाल बनती है जब एक्सचेंज रेट में चेंज आती है। तो यहाँ पर ज़रा गौर करें, पहले एक्सचेंज रेट कितना था? यहाँ पर मैंने पहले बताया आपको कि एक्सचेंज रेट जो था वो 0.20 है, यानी 1.020 डॉलर दे के 1 रुपया लिया जा सकता था। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? 0.01 डॉलर दे के 1 रुपया लिया जाता है। तो इसका मतलब है डॉलर वीक हो गया, रुपीज़ स्ट्रांग हो गया है। तो अब जब हम कन्वर्जन करते हैं, मिसाल के तौर पे कि $100 मिलियन जो 200 टोटल एसेट्स हैं मिलियन डॉलर के माइनस $100 मिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें से हम माइनस कर देते हैं, 200 में से 100 माइनस करें तो 100 नेट एसेट्स आ गए, जो मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेशन की है।
तो 100 मिलियन डॉलर को डिवाइडेड बाय करंट, जो मतलब डिवैल्यूएशन से पहले का जो रेट है कि 1 रुपये कितने के बराबर हो गया, $0.020, यानी $0.020 दे के 1 रुपये लिया जा सकता है। तो $0.020 जो है, $100 मिलियन डिवाइड बाय $0.020 इज इक्वल टू 5000 मिलियन रुपीस बनते हैं। यानी 5000 मिलियन रुपए जो हैं वो 5000 मिलियन रुपीस जो हैं, हम $100 मिलियन को जब 0.020 के हिसाब से हम कन्वर्जन करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलते हैं, यानी हमारे नेट एसेट की वैल्यू कितनी रह जाती है, 5000 मिलियन। लेकिन जब डॉलर वीक हो जाता है, कितना हो जाता है, $1 रुपये लेने के लिए 0.021 चाहिए या $0.021 चाहिए 1 रुपये लेने के लिए। तो जब हम देखते हैं कि जब डॉलर वीक होता है तो $100 मिलियन की जो नेट एसेट है इसको 0.021 पे डिवाइड करते हैं तो 4762 मिलियन रुपए मिलते हैं। पहले 5000 मिलियन मिल रहे थे जो 5 अरब के बराबर है, और अब कितने मिल रहे हैं, 4762 मिलियन रुपीस मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कितने कम मिल रहे हैं, 238 मिलियन रुपए कम मिल रहे हैं। क्यों कम मिल रहे हैं कि एक्सचेंज रेट जो है वो वीक हो गया है उस कंट्री का जहां पर हमारी सब्सिडरी काम कर रही है। तो पाकिस्तानी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी किधर काम कर रही है, पाकिस्तानी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी जो है वो काम कर रही है, किधर काम कर रही है, अमेरिका के अंदर। लिहाजा वहां पर चूंकि डॉलर वीक हो गया है, उस वजह से हम जब उस डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करते हैं उन एसेट्स को उस रेट पे जिसमें, तो उसमें आप देखते हैं कि पहले 5000 मिलियन रुपीस मिल सकते थे कन्वर्जन पे डॉलर के, नेट एसेट्स जो हैं $100 मिलियन। तो अब $100 मिलियन को अगर हम करंट रेट पे करें, जब डिवैल्यूएशन हो गई है या डॉलर वीक हो गया है या डॉलर की डेप्रिसिएशन हो गई है, तो फिर हमें कितने मिल रहे हैं, 4762 मिलियन रुपीस मिल रहे हैं। तो नुकसान कितना हो गया, 238 मिलियन रुपीस का, यानी ये हमें लॉस हो गया। अब अगर इसका हम उल्टा कर दें, हम ये कर दें कि पहले 0.020 था और अभी जो है 0.019 हो गया है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, तो फिर अब डेफिनेटली उसमें गेन होगी। हम ये करके देख लेते हैं ताकि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें कि पहले जो था, पहले रेट कितना था, 1 रुपये में 0.020 आते थे और अब रेट क्या हो गया है, 0.019 हो गया है। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं ताकि ये पॉइंट भी थोड़ा क्लियर हो जाए। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अब क्या सूरत हाल हो गई है, ये नया रेट लगा दें, नया कर दें, इधर ऊपर लिख देते हैं, अब फ़र्ज़ करते हैं कि पहले क्या रेट था कि 1 रुपये बराबर कितने के था, हमारे पास $0.020 था, और अब क्या हो गया, 1 रुपी इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करते हैं कि $0.019 के हो गया है। यानी पहले $0.020 दे के 1 रुपये लिया जाता था, अब $0.019 जो दे के 1 रुपये लिया जाता है। यानी डॉलर जो है वो क्या हो गया है, एप्रिसिएशन हो गई है, इसके अंदर एप्रिशिएट कर रही है। और रुपी क्या हो गया है, ये रुपी हमारा डेप्रिशिएट कर गया है। क्यों कि इसमें डेप्रिसिएशन आ गई है, यानी डॉलर स्ट्रांग हो गया है। अब डॉलर स्ट्रांग हो गया है तो उसका क्या असर पड़ेगा, तो ये बिल्कुल ईजी पॉइंट है। इसको अगर हम इधर कैलकुलेशन कर दें, मिसाल के तौर पर 100 मिलियन डॉलर नेट एसेट डिवाइडेड बाय ये रेट 0.19 मिलियन, सॉरी 0.19 मिलियन नहीं, 0.019 जो है 1 रुपये के बराबर है, जो इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट है। तो ये कितना बनता है, ये बनता है तकरीबन 5263 मिलियन रुपीस। कितना बनता है, 5263 मिलियन रुपीस। तो क्या मतलब हुआ, 5263 मिलियन रुपीस बनता है। तो 5263 मिलियन रुपीस माइनस 5000 मिलियन रुपीस,
तो कितने हो गए, इसका नेट क्या आता है, रिज़ल्ट क्या आता है, 263 मिलियन का हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आ गया या फ़ायदा हो गया। 263 एम मीन मिलियन का, ये गेन हो गया। ये क्या हो गया, गेन। यानी आप देख लें कि जैसे ही डॉलर एक्सचेंज हुआ, जैसे ही डॉलर स्ट्रांग हुआ अमेरिका के अंदर जहां हमारी सब्सिडरी काम कर रही है, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पहले हमें 5,000 मिलियन, पहले हमें 5,000 मिलियन रुपीस मिलते थे। 1,000 मिलियन डॉलर को 100 मिलियन डॉलर को कन्वर्ट कराने पे 5,000 मिलियन रुपीस मिलते थे। अब कितने मिल रहे हैं, 5,263 मिलियन रुपीस मिल रहे हैं। तो 5,263 मिलियन रुपीस माइनस 5,000 मिलियन रुपीस बराबर कितने के हो गए, 263 मिलियन रुपीस। यानी ये हमें एक्सचेंज रेट के अंदर जो चेंज आई है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये गेन हो रही है। तो आपने इसमें क्या सीखा, इस पूरे नटशेल वर्ड्स में कहते हैं कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर में क्या होता है, पूरे नटशेल वर्ड्स में कहते हैं कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर में क्या होता है कि जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट के आइटम को, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जब अपने होम करेंसी में कन्वर्ट करती है। होम करेंसी का मतलब ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी रुपी है तो पाकिस्तानी पेरेंट कंपनी है तो हमारी होम करेंसी रुपीज़ है, जबकि जो फंक्शनल करेंसी है या जहाँ पर हमारी सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है जिधर, तो वहाँ पर फ़र्ज़ करें अमेरिका में काम कर रही है तो वो डॉलर में है, तो उसकी जो डॉलर की बैलेंस शीट के आइटम हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़, उसको जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें गेन या लॉस हो सकता है ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएबिलिटी या चेंज जो आती है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो किस्म के सिचुएशन रखी हैं। एक जो थी वो ये थी कि अगर फ़र्ज़ करें डॉलर वीक होता है तो फिर जहाँ पर हमारी सब्सिडरी अमेरिका में काम कर रही है तो वहाँ पर डॉलर वीक होता है रुपए के मुकाबले में, तो क्या सूरत हाल होती है, हमें लॉस होता है पेरेंट कंपनी को। लेकिन जब डॉलर स्ट्रांग होता है, जहाँ पर हमारी सब्सिडरी कंपनी अमेरिका में काम कर रही है वहाँ पर डॉलर स्ट्रांग होता है रुपये के मुकाबले में, तो हमारी पेरेंट कंपनी को क्या होता है, फ़ायदा होता है, जो मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेशन की है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी, और अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं और इसमें बेहतरी ला सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर कुछ और भी एग्जांपल हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट करूंगा और अगले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे हम। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।